शुभ संध्या और आपका स्वागत है ऑन द रिकॉर्ड i24 न्यूज के इन डेप्थ इंटरव्यू शो में। ईरान के साथ 40 दिन की जंग के दौरान इस्लामिक रिपब्लिक के 85% से अधिक हमले उसके खाड़ी अरब पड़ोसियों के साथ साथ इराक और जॉर्डन पर भी किए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हमला यूएई पर हुआ, जहां ईरान ने 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें अमीरात पर दागी, जिनका निशाना नागरिक इमारतें, तेल संयंत्र और संवेदनशील बुनियादी ढांचा था। इन हमलों का सिलसिला आज भी जारी है, जबकि युद्ध विराम लागू है। अब हाल के हफ्तों में यह सामने आया है कि यूएई ने इन हमलों के सामने चुप नहीं बैठा और ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, जिसमें एक प्रमुख ईरानी तेल रिफाइनरी पर हमला भी शामिल है। यूएई पर युद्ध के प्रभाव और ये अबू धाबी के ईरान और इजराइल दोनों के साथ संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसे समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं महामहिम धरार बेलहोल अल फलासी। महामहिम अल फलासी यूएई की संघीय राष्ट्रीय परिषद यानी अमीराती संसद के पूर्व सदस्य हैं और वर्तमान में वे अल मजलिस ग्रुप के चेयरमैन, सीईओ और सह संस्थापक हैं, जो दुबई स्थित एक सार्वजनिक मामलों और रणनीतिक सलाहकार फर्म है। वे क्रूकशैंक एंड डीन ग्लोबल इंटेलिजेंस के चेयरमैन भी हैं और वतन अल इमारात फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो जीसीसी के प्रमुख सार्वजनिक नीति संस्थानों में से एक है, जहां वे पहले कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। महोदय अल फलासी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अब शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर यूएई पर सबसे ज्यादा हमला क्यों हुआ। इस पिछली जंग के दौरान ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर बाकी किसी भी देश से ज्यादा, यहां तक कि इजराइल से भी ज्यादा हमला क्यों किया? मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है ये सीधा है। हम उनके विचारों के विपरीत हैं, उनकी सारी नकारात्मक सोच के खिलाफ हैं। आपके पास यूएई और दूसरी तरफ जो सद्भाव में विश्वास रखते हैं, जो सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, जो साथ मिलकर रहने में विश्वास रखते हैं, जो आतंकवाद और कट्टरता जैसी चीजों से नफरत करते हैं। हमने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जबकि ईरानी अब भी उसमें विश्वास रखते हैं और उसे हर जगह फैलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वे यूएई को पसंद नहीं करते और मुझे लगता है कि यूएई भी उनके लिए एक तरह से गले की फांस बन गया था। और जैसा कि महामहिम शेख अब्दुल्ला ने कहा था, हम अब और ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बात यह है कि यूएई ने ये युद्ध शुरू नहीं किया था, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था और अमीराती अधिकारियों ने कहा है कि यूएई को इस युद्ध में घसीटा गया था। तो क्या आपकी नजर में इस युद्ध में जाना सही फैसला था? मुझे लगता है कि यूएई शुरू से, युद्ध से पहले ही ईरान के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। सुनिए, हम युद्ध नहीं चाहते। यहाँ हमने युद्धों से बहुत कुछ झेला है। हमने हर संभव कोशिश की, यानी यूएई या अन्य जीसीसी देशों की तरफ से कुछ नहीं होगा। वे ये जानते हैं, वे जो भी कहते हैं सब झूठ है। आप किसी दूसरे देश पर यह नहीं थोप सकते कि वह इजराइल से संबंध न रखे। आप ये नहीं कह सकते कि कोई देश ईरान से संबंध न रखे या कोई सैन्य अड्डा न बनाए। ये मान लीजिए, ये आपका मामला नहीं है। ये एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी संप्रभुता के अधिकार हैं और उसके अपने फैसले हैं। तो या तो आप जानते हैं, आप चुप रहें और इसे स्वीकार करें, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें अमेरिकी या वहां के लोगों पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं है, तो वे अरब के पीछे चले गए। मान लीजिए, खासकर जीसीसी और यूएई, क्योंकि यूएई ने कहा हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, तो उन्होंने इतना भेजा है, पूरी मुहिम का लगभग 50% यूएई में है। अब आप ईरान की आक्रामकता को समाप्त करने की आवश्यकता की बात कर रहे हैं और वास्तव में जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम जान रहे हैं कि यूएई, जैसा कि मैंने अपनी शुरुआती बात में बताया था,
हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा था और ईरान के खिलाफ सैन्य जवाब भी दिया। संघर्ष विराम से पहले भी और बाद में भी हमले किए। अब आप युद्ध के दौरान यूएई के यू और ईरान पर किए गए सैन्य हमलों की सीमा के बारे में क्या साझा कर सकते हैं? इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, चलिए ऐसा कह लेते हैं, लेकिन हमारे पास जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है क्योंकि हमने पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया का पालन किया था। अब जानते हैं हमारे पास संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है जो लगभग सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। हमारे पास मानवाधिकार परिषद है जो मानवाधिकारों का समर्थन करती है। तो उसके बाद जो भी आता है आप जानते हैं वो कुछ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वे जानते हैं कि यूएई अब इस बकवास को और बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जानते हैं, अगर आप ईरान के बारे में बात करते हैं और आप जानते हैं उन्हें कुछ सिखाना है, तो आपको समझना होगा कि यह समस्या 1979 से शुरू हुई है। मैंने एक लेख लिखा था कि मध्य पूर्व की समस्याएं वहीं से शुरू हुईं और उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन समस्या यह है कि जब आप ईरान से बात करते हैं तो आपको उनके संविधान में भी बदलाव करना होगा, क्योंकि संविधान में एक अध्याय है जो क्रांति के निर्यात के बारे में बात करता है। मेरा मतलब है कोई भी आ सकता है, संविधान का पालन करना होगा, फिर उनका संविधान उन्हें क्रांति का निर्यात करने का अधिकार देता है और वे सभी शियाओं के प्रभारी हैं और उन्हें यह करना ही है। तो हमें उनके संविधान में भी समस्या है और उनके दिमाग में भी। आप जानते हैं, तो आप ईरान की आक्रामकता को समाप्त करने की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यूएई अपने आत्मरक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखता है। तो रिपोर्टों के अनुसार यूएई पर अमेरिका दबाव बना रहा है कि वो ईरान के खिलाफ और आक्रामक रुख अपनाए, जिसमें संभावित जमीनी हमला भी शामिल है। ऐसा परिदृश्य कितना वास्तविक है और क्या आप अब तक जो देखा गया है उसके मुकाबले और अधिक सख्त अमीराती प्रतिक्रिया का समर्थन करते हैं? मुझे लगता है यूएई ने सबको ये स्पष्ट कर दिया है। यूएई के और हमारे अपने अपने फैसले हैं। हम सही कदम उठा सकते हैं और आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कल के हमले के बाद यूएई ने कहा कि हमारे पास जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। ये वक्त की बात है, ये सिर्फ समय का सवाल है। हमें जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा कि ये कहां से आया, और ये एक प्रॉक्सी युद्ध है, ये ईरान के साथ युद्ध है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो एक फैसला लिया जाएगा और हम 100% अपनी सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि वे सही कदम उठाएं। आप जानते हैं, हमें पता है कि वे सही कदम उठाएंगे। सही कदम अब ये है कि इस पागलपन को खत्म किया जाए जो कि ईरान ये कर रहा है। यहां तक कि बातचीत में भी ये पागलपन है। वे कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। और देखिए, मुझे कुछ कहने दीजिए। उनके पास दो फैसले हैं। एक है, मान लीजिए, एक रेवोल्यूशनरी गार्ड का फैसला जिसमें वे कुछ कहते हैं, और एक कूटनीतिक पक्ष है जिसमें राष्ट्रपति और स्पीकर ठीक उल्टी बात कहते हैं। एक दिन कहता है मैं माफी मांग रहा हूं, अगले दिन कहता है नहीं, वो माफी नहीं मांग रहा है। तो उन्होंने 47 साल तक दूसरी तरफ को भ्रमित करने में लगा दिए हैं। जितना हो सके बातचीत को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वे बातचीत को लंबा खींचने पर दांव लगा रहे हैं। तो मिड टर्म चुनाव की वजह से ट्रंप पे असर पड़ेगा, यही उनकी मंशा है, मुझे लगता है। अब यूएई और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों के बावजूद यूएई ईरान के व्यापारिक साझेदारों में या तो पहले या दूसरे स्थान पर रहा है। पिछले 2 दशकों के अधिकांश समय में अक्सर आप जानते हैं चीन के बहुत करीब। अब ये ईरानी व्यापार के लिए भी एक केंद्र के रूप में उभरा है। अब आज भी यूएई ईरान को सामान के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक बना हुआ है, जो उसकी आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्या ईरान की यूएई के खिलाफ आक्रामकता के चलते ये बदलने वाला है, या फिर अबू धाबी ईरान के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने का इरादा रखता है? मुझे लगता है कि यह पहले ही बदल चुका है। आप जानते हैं, यह पूरी तरह बदल चुका है।
यूएई अब, जैसा कि डॉक्टर अनवर गर्गाश ने कहा, हम ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर सकते जो हमें धमकाता है। इसका हल निकालना होगा, उनके साथ चर्चा करनी होगी। ये मान लीजिए, ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं रह सकती, आप जानते हैं। हम जीना चाहते हैं, हम सौहार्द के साथ रहना चाहते हैं, हमारे अच्छे संबंध हैं, हमारा व्यापार है, हमें अर्थव्यवस्था चलानी है। हम मान लीजिए एक गैंगस्टर के सहारे नहीं चल सकते। संचालन संबंधी चीजें जो आपके पास हैं, अपराधी जो सब कुछ चलाते हैं, एक ऐसा शासन जिसे अपने 45,000 लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आप कैसे ऐसे किसी से बातचीत कर सकते हैं जिसे अपने ही लोगों की परवाह नहीं है? मुझे लगता है ये एक समस्या है, एक बिंदु है। हमें बातचीत करनी है। हम किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे बात कर सकते हैं जो अपने ही लोगों की परवाह नहीं करता? तो आपको लगता है कि उसे यूएई या सऊदी अरब या इस देश की परवाह होगी, या फिर वो किसी की भी परवाह नहीं करता? लेकिन क्या आपको लगता है कि यूएई को ईरान के साथ आर्थिक संबंध तोड़ लेने चाहिए? मुझे लगता है कि पहले ही ये संबंध टूट चुके हैं। ये पूरी तरह से अलग हो चुका है, आप जानते हैं। और अगर वे चाहते हैं तो उन्हें दिखाना होगा, उन्हें साबित करना होगा कि वे इसके लायक हैं। अब मैं बात को थोड़ा व्यापक संदर्भ में ले जाना चाहता हूं। दशकों तक ये व्यापक रूप से माना जाता था कि खाड़ी अरब देश, जैसा कि आप बता रहे हैं, ईरान में इस्लामी शासन और उसके परमाणु कार्यक्रम का विरोध तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वे नहीं चाहते थे कि वो शासन गिर जाए। उन्हें डर था कि क्षेत्र में शरणार्थियों और प्रवासियों की अधिकता से शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनिश्चितता पैदा होगी। हाल ही में आपने लिखा था, मैं उद्धृत कर रहा हूं, हमारी अरब राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए ईरान की योजनाओं की गहरी समझ और उसके विस्तारवाद को रोकने के लिए वास्तविक एकता की आवश्यकता है, जो खुद को धर्म और नारों की आड़ में छुपाता है, जबकि हमारे देश के लिए विनाश और तबाही छुपाए हुए है। तो मामईम, क्या अब यूएई ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है? मुझे लगता है कि शासन पहले ही बदल चुका है, आप जानते हैं, शासन पहले ही बदल चुका है। अब आयतुल्ला लोग वो बाहर हो चुके हैं, आप जानते हैं, उन्हें पहले ही घंटों में मार दिया गया था, फिर आपके पास है। शीर्ष नेता को खत्म कर दिया गया है, दूसरी पंक्ति भी खत्म हो गई है, तीसरी पंक्ति भी समाप्त कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि शासन पहले ही पूरी तरह बदल चुका था। अब जो बचा है वो कौन है? लगता है बाकी बचे लोगों के लिए सक्रिय होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि शासन परिवर्तन जल्दी या देर से होगा। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि जिनकी ऐसी मानसिकता है उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। जब आप और राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि शासन बदल चुका है, फिर भी वो अपने खाड़ी अरब पड़ोसियों, जिसमें यूएई है, पर हमला कर रहा है। यहीं से मेरा अगला सवाल आता है। मैं चाहता हूं कि हम पिछले हफ्ते इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी द्वारा यूएई और इजराइल के बीच संबंधों पर दिए गए दिलचस्प बयान को सुने। चलिए सुनते हैं। क्या मैं संयुक्त अरब अमीरात के लिए प्रशंसा, गहरी सराहना और प्रशंसा के कुछ शब्द कह सकता हूं? मुझे लगता है कि यूएई एक उदाहरण है। वे पहले अब्राहम समझौते के सदस्य थे, लेकिन देखिए उन्हें कितने लाभ मिले हैं। इसके परिणाम स्वरूप इजराइल ने अभी अभी उन्हें आयरन डोम बैटरियां और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मियों को भेजा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब्राहम समझौतों के आधार पर यूएई और इजराइल के बीच एक असाधारण संबंध है। तो महामहिम, मेरा मतलब है ये काफी उल्लेखनीय बातें हैं। यूएई को इजराइल से जो समर्थन मिला वो कितना महत्वपूर्ण था? मुझे लगता है इसे यूं कहें, आपके पास मिस्र है जिसने इजराइल के साथ समझौता किया है, आपके पास जॉर्डन है जिसने इजराइल के साथ समझौता किया है। उन देशों की इजराइल के साथ सीमा है, लेकिन यूएई की कोई सीमा नहीं है। दोनों देश, आप जानते हैं, साथ मिलकर रहने में और तकनीक में विश्वास रखते हैं। मुझे लगता है अर्थव्यवस्था सबसे अहम है। मैं अभी भी उनके महामहिम पर विश्वास करता हूं।
शेख मोहम्मद अहमद राशिद ने कहा था कि राजनीति को अर्थव्यवस्था का नेतृत्व नहीं करना चाहिए, वरना वह उसे बर्बाद कर देगी। अर्थव्यवस्था को राजनीति का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि तभी कुछ हासिल होगा। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा मार्गदर्शन कर सकती है। किसी संबंध के लिए ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। एक बार जब ये हो जाए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारे इजरायली लोग रह रहे हैं, सौहार्द से रह रहे हैं, जब हम सारी नफरत से छुटकारा पा लेंगे, मेरा मानना है कि यह 70 साल से चला आ रहा है और अब बहुत हो चुका है। देखिए, इजराइल ने हमला नहीं किया, इजराइल ने हम पर हमला नहीं किया, ईरान ने हम पर हमला किया था। तो फिर मैं इजराइल के खिलाफ दुश्मनी क्यों रखूं और ईरान के साथ मेलजोल क्यों बनाऊं, जो हमें दिन रात हमला कर रहा है? सही है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि बात सिर्फ आर्थिक सहयोग से आगे है। मैं आयरन डोम एयर डिफेंस बैटरियां और उन्हें चलाने के लिए इजरायली सैन्य कर्मियों को भेजने की बात कर रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सैन्य सहयोग से भी बढ़कर है, जैसा कि इजराइल ने जॉर्डन और मिस्र के साथ किया, जैसा आपने कहा। तो कैसे, कहां यूएई इजराइल के साथ इस सैन्य सहयोग को कहां ले जाना चाहता है आगे चलकर? मुझे लगता है कि सहयोग इससे कहीं आगे बढ़ रहा है और सहयोग मौजूद है। इजराइल पर ईरान ने हमला किया है, यूएई पर भी ईरान ने हमला किया है, तो हमारे बीच एक साझा दुश्मन है। तो अगर हम एक साथ खड़े होके इस दुश्मन को नहीं रोकते तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। मेरा मानना है, मेरी राय है कि शासन को चाहिए हटाया जाए। ये मेरी राय है, इसका सरकार या किसी और की इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस शासन ने 47 साल तक सामंजस्य में जीवन बिताया है और लोग कोशिश करते हैं, आप जानते हैं, उनके साथ काम करने की, उनके साथ रहने की, सब कुछ, लेकिन वे इसे नहीं समझते। वे सिर्फ एक ही चीज समझते हैं और वो है मारना। अब मैं ये पूछे बिना नहीं रह सकता कि उस गुप्त दौरे के बारे में, जिसके बारे में इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था कि नेतन्याहू ने मार्च में अबू धाबी का दौरा किया था। अब जबकि यूएई ने आधिकारिक तौर पर इस दौरे के होने से इनकार किया, नेतन्याहू के पूर्व सहयोगी, जो उनके अनुसार उस यात्रा में थे, ने उस दौरे का बहुत विस्तार से वर्णन किया। तो क्या आप समझा सकते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि मैं यूएई के आधिकारिक बयान पर ही भरोसा करूंगा, यानी यूएई ने इससे इनकार किया है तो मैं अपने देश पर ही विश्वास करूंगा। अगर कहने में कोई फायदा है तो वे कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये विदेश मंत्रालय से आया है तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। एक और, ठीक है, तो मैं एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहता हूं। आपने जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में बात की, लेकिन खास तौर पर यूएई और सऊदी अरब के बीच संबंधों की, जहां हम अबू धाबी और रियाद के बीच उभरता हुआ मतभेद देख रहे हैं। आप इस मतभेद को कैसे देख रहे हैं और इसका यूएई पर क्या असर पड़ रहा है? मुझे नहीं लगता कि इसका वहां पर कोई असर पड़ रहा है। हमेशा, आप जानते हैं, जैसे इजराइल में भी हमेशा पार्टियों के बीच और बाकी चीजों में ऐसा होता रहता है। तो विवाद है, लेकिन सामान्य तौर पर सब कुछ ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन विवाद और हित तो हैं। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो आप जानते हैं सब कुछ हल किया जा सकता है। मुझे लगता है हम सऊदी के साथ एक नया रिश्ता देखेंगे, सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। तो आइए अब असली खतरे पर ध्यान दें, इससे भी ज्यादा, और हमारे और सऊदी अरब के बीच, हमारे और कतर के बीच, और बहरीन और कुवैत के बीच। मुझे लगता है कि हम जानते हैं दुश्मन कौन है। जो भी हुआ है, सब जानते हैं दुश्मन कौन है अब, असली दुश्मन। अगर आपने कुवैत के किसी मंत्री को देखा हो, जबकि कुवैत का इजराइल के साथ कोई अब्राहम समझौता या कोई रिश्ता नहीं है, जब अल जजीरा ने उनसे पूछा आपका दुश्मन कौन है, क्या वो इजराइल है या ईरान, उन्होंने कहा ईरान। उन्होंने कहा इजराइल ने हम पर हमला नहीं किया, हम 70 सालों से, आप जानते हैं, इजराइल के खिलाफ सब कुछ कर रहे थे। इजराइल ने हम पर हमला नहीं किया, ईरान हर बार हम पर हमला कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि यहां बदलाव आ रहा है। ये खत्म होने के बाद
और देश अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। MHM, ठीक है। मैं बस कुवैत के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्हें वो कानून रद्द करना होगा जो इज़राइल और इज़राइलियों से संपर्क करने पर रोक लगाता है। लेकिन अगर मैं समझ रहा हूँ कि आप किस ओर इशारा कर रहे हैं, तो शायद वो आगे चलकर हो सकता है। इन बदलावों के हिस्से के रूप में जो खाड़ी देश अपने तरीके से कर रहे हैं, वे इज़राइल को देखने के नज़रिए में बदलाव ला रहे हैं। अब शो के अगले हिस्से पे जाने से पहले मुझे पूछना है, मैंने अफवाहें सुनी हैं कि यूएई आने वाले दिनों में सोमालीलैंड की स्वतंत्रता को मान्यता देने जा रहा है। आप इस बारे में क्या बता सकते हैं? मुझे लगता है कि ये देर सबेर होगा। आप जानते हैं हमारा सोमालीलैंड के साथ अच्छा संबंध है, हमारे पास सब कुछ है वहाँ। तो अगर ऐसा है तो यह सही दिशा में जा रहा है। हम सोमालीलैंड को मान्यता देंगे। मुझे लगता है यही मेरी राय है। और मुझे लगता है कि हमें अच्छे लोगों को इनाम देना चाहिए, ना कि अल-शबाब और अन्य ऐसे समूहों को। बहुत दिलचस्प। इससे संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल एकमात्र दो देश बन जाएंगे जो सोमालीलैंड की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं। अब मैं शो के अंतिम हिस्से रैपिड फायर सेगमेंट पर आना चाहता हूं। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगा और आप मुझे संक्षेप में बताएंगे कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। तो पहली तस्वीर, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे यूक्रेन और रूस दोनों के साथ अच्छे संबंध थे और उसी का नतीजा था कि दोनों तरफ से इतने सारे युद्ध बंदी रिहा किए गए। यूएई उनके बीच मध्यस्थ था और यूएई अब भी, मुझे लगता है कुछ दिन पहले ही उन्होंने कुछ और लोगों को रिहा किया था। तो अच्छे संबंध होने की वजह से मान लीजिए हमने ये काम किया कि दोनों देशों ने यूएई पर भरोसा किया कि वो ये कर सकता है। मुझे याद है हाई ज़ायनिस्ट ने कहा था कि हमें कोई दुश्मन नहीं रखना चाहिए, हमारा लक्ष्य शून्य दुश्मन होना चाहिए। यही यूएई का उद्देश्य है। और हमने यूएई और यूक्रेन के बीच सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होते भी देखे और मुझे भी उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये रिश्ता और गहरा होगा। अब अगली तस्वीर में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। ये क्राउन प्रिंस हैं और मुझे लगता है इनके हाथ में काफी कुछ है। ये समय की बात थी। सऊदी ने इन्होंने जबरदस्त काम किया है जिसने सऊदी अरब को, मान लीजिए, कट्टरपंथियों से एक खुले समाज तक हर चीज में ऊपर उठाया है। मुझे लगता है कि उनके लिए अभी भी लंबा रास्ता है, लेकिन हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन यूएई ने ओपेक छोड़ दिया, जिसे कम से कम कूटनीतिक या आर्थिक झटका सऊदी अरब के लिए माना जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि दोनों देशों के बीच सब कुछ आसानी से चल रहा हो। मुझे ऐसा नहीं लगता और ये एक संप्रभु निर्णय है। आप जानते हैं हमें जरूरत है, आप जानते हैं। मुझे लगता है यूएई ने इससे पहले भी कोशिश की थी और नियंत्रण चाहा था। मेरे अनुसार ये हमारे लिए सही समय है। इस कार्टेल समूह को छोड़ दें, आप जानते हैं। अंतिम तस्वीर पर आपकी राय चाहिए। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। मुझे लगता है कि वो हमारे समय के सबसे अच्छे राष्ट्रपति हैं, खासकर बाइडेन युग के मुकाबले। उनके यूएई के साथ अच्छे संबंध हैं, वो दोस्त और सहयोगी हैं और हम उनके साथ सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। क्या यूएई अपनी जमीन पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी से संतुष्ट है? हम जानते हैं कि ईरान खाड़ी अरब देशों से अपनी जमीन से इन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाने की मांग कर रहा है। क्या आपको लगता है कि यूएई भी यही चाहता है? मुझे लगता है सबसे पहले ईरान को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि हमारे संबंध किससे हैं। ये हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर वे अनुमति दें तो इसे बेस कहें। बेस का मतलब है कि ये अमेरिका के इस्तेमाल का ठिकाना है। ये एक टीम है जो मिलकर काम कर रही है और वे बहुत समय से साथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। अगर वे ठिकाने की बात करें तो ये झूठ है। तो यहाँ बेस शब्द लागू नहीं होता। कतर में एक लाड़ी बेस है, लेकिन यूएई में हमारे बीच सहयोग है और वे हमारे बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो यह उसका हिस्सा है जहां से वे संचालन करते हैं। दूसरी बात, ये उनका काम नहीं है, ये उनका अधिकार नहीं है कि वे हम पर कुछ भी थोपें। हमारा देश संप्रभु है, हमें यह अधिकार है कि हम खुद तय करें कि क्या करना है। तो वे हम पर कुछ नहीं थोप सकते। ठीक है, हमें यहीं रुकना होगा। एक बार फिर धन्यवाद महामहिम दरार बिल होल अल फलासी, आज रात मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर से यहाँ ऑन द रिकॉर्ड में जुड़िए। आप आज का एपिसोड और सभी पिछले शोज YouTube और Spotify पर मिल जाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।